सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि जब आप लिपिड को एब्जॉर्ब करते हो वो आपका जाता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, आपका अंदर चला जाता है, ठीक है। अब इसलिए क्योंकि डिफ्यूजन से जा रहा है तो डिफ्यूजन में कोई प्रोटीन चैनल की बात कभी भी नहीं होती, याद रखना। तो इसलिए नो प्रोटीन चैनल इन्वॉल्वमेंट इन दिस, आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो आपका होगा डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन से। तो फटाफट यहाँ पे देखते हैं, हमने जो एब्जॉर्प्शन में जो हमने देखा था हम देखते हैं यहाँ पे। आई होप सबको यहाँ पे स्लाइड दिख रही है, किसी को अगर नहीं दिख रही देन बता दीजिए कि नहीं दिख रही। आई एम बट होपिंग सबको यहाँ पे स्लाइड्स दिख रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता क्या, आपने देखा था कि ग्लूकोज गैलेक्टोज जो आपका यहाँ पे है ये आपका अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंदर आपका एंटर कर रहा है सेल के अंदर, एंड दैट इज हैपनिंग बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब आपके लोग जाएंगे तो उसके साथ साथ आपके सोडियम आयंस भी यहाँ पे जाते हैं, आपके सोडियम आयंस भी आपके ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अंदर आपके हो जाएंगे। सो दे ऑल्सो को ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद दैट। देन हमने बात किया था फ्रुक्टोज के बारे में। फ्रुक्टोज आपका जा रहा है वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पे आपका एनर्जी नहीं लग रहा, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे भी आपको प्रोटीन चैनल की जरूरत तो पड़ेगी। प्रोटीन चैनल तो दोनों में आपको लग रहा है, चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यहाँ पे आपको हाय गुड इवनिंग हिना, यहाँ पे आपको प्रोटीन चैनल की जरूरत होती है, बट फ्रुक्टोज को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। याद रखना ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज जब आ जाते हैं सेल के अंदर, वहां से वो जाएंगे ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ये अमीनो एसिड भी जब आपका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सेल के अंदर, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो भी आपका होगा वाया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे भी आप सोडियम आयन या कई बार प्रोटॉन आयंस को आप यूज करते हो एज अ को ट्रांसपोर्ट के लिए, एज अ कैरियर मॉलिक्यूल्स जो आपका हेल्प करते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो यहाँ पे दो चीजें आपके अंदर जा रही है, इसलिए हम सेकेंडरी टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा लिपिड्स जो आपके बनते हैं ना डाइजेस्ट होने के बाद, जैसे कि आपका यहाँ पे है ग्लिसरॉल, यहाँ पे आपका फैटी एसिड। अब ये जो आपके यहाँ पे लिपिड्स हैं दे बेसिकली अंडरगो पैकेजिंग, इनकी एक होती है पैकेजिंग, और उस पैकेजिंग को हम बोलते हैं यहाँ पे मिसल्स, राइट। ये पैकेजिंग करने के लिए आपको लगते हैं बाइल सॉल्ट्स एंड फॉस्फोलिपिड, इनको यूज करके हम यहाँ पे बना सकते हैं हमारे यहाँ पे मिसल्स। एक बार आपने मिसल्स बना लिया, ये मिसल्स अब सेल के अंदर एंटर करेंगे वाया सिंपल डिफ्यूजन। याद रखना ये जो एंट्री हुई ये एंट्री करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपका वैसे ही आपका एंटर हो जाएगा। सो वाया सिंपल डिफ्यूजन ये आपके एंटर कर लेते हैं। हाय गुड इवनिंग मीनाक्षी एंड अनमोल, हाय गुड इवनिंग। सो दे विल एंटर इनसाइड द सेल। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपका हमें मिसल है राइट, दैट विल अंडरगो रीसिंथेसिस, that will undergo resynthesis. So ये मिसल अंदर आपका आ गया, and now it will undergo the resynthesis to give you the chylomicron, to give you the chylomicron, right? अब chylomicron जब आपके यहाँ पे बन जाता है, जब आपका ये बन गया, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपका होता है, और ये जो chylomicron जब आपके यहाँ पे बनता है इसको आप ब्लड वेसल में आप नहीं भेज सकते, so that's why it has to be sent into the lymphatic vessel जिसका नाम है यहाँ पे आपका lacteals। ये याद रखना है आपको, that is something you all have to remember कि यहां से जो आपका कंटेंट जा रहा है वो आपका जा रहा है इनटू द लैक्टियल्स, ना कि आपके ब्लड वेसल के अंदर। तो ये चीज आपको काफी क्लियरली आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है जो हमने कल किया था। आई होप दिस समथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका होता है वाया ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका हमेशा रहेगा वाया ऑस्मोसिस, और यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई थी आपके कैलोमाक्रॉन की लैक्टियल्स के अंदर, ठीक है। देन यू नो व्हाट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो आपके यहाँ पे जंक्शन है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व। सो इलियोसिकल वाल्व या इलियोसिकल स्पिंटर जो आपका यहाँ पे होगा, ये आपको मिलेगा बिटवीन द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम। इलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है मेरा यहाँ पे मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हो रहा है, और यहाँ पे मेरा लार्ज इंटेस्टाइन चालू हो रहा है। इस जंक्शन में मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे इलियोसिकल सीकम, इलियोसिकल वाल्व और स्पिंटर विल बी सीन ओवर हियर, राइट। फिर हमने यहाँ पे बात किया था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। क्या कोई मुझे बता सकता है कि सीकम में मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए? सीकम में मुझे क्या मिलेगा देखने के लिए? बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया, राइट। बहुत सारे बैक्टीरियाज मुझे सीकम में देखने के लिए मुझे मिल जाएंगे, राइट। आवाज कट रही है, कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपके बैक्टीरिया यहाँ पे आपके दिख रहे हैं सीकम के अंदर, इनका काम क्या होता है? व्हाट दे आर नोन फॉर, क्या करते हैं ये? सिम्बायोसिस, विटामिन सी,
Help in formation of vitamin K and vitamin B of different types. राइट, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के एंड विटामिन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। बहुत बढ़िया बेटा, यस राइट, ट्रू, दैट्स गोइंग टू बी राइट आंसर। ये आपको लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो याद रखना इनका बड़ा फायदा होता है, हमें इनका बड़ा फायदा होता है, और उनको भी रहने के लिए काफी अच्छी जगह वहां पे मिल रही है। सो इट्स नॉट लाइक हमें फायदा हो रहा है, उनको भी रहने के लिए काफी अच्छा वहां पे एरिया या स्पेस वहां पे उन्हें मिल जाता है रहने के लिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे याद रखना, आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या ये कोई काम का होता है? No, No, sir. sir. No, sir. नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई काम का नहीं होगा। राइट, ट्रू। नाउ सो यू विल हैव अ सीकम, उसके बाद आपका आता है आपका असेंडिंग कोलॉन, देन आपका आता है ट्रांसवर्स कोलॉन, एंड देन आपका आता है यहाँ पे डिसेंडिंग कोलॉन, राइट। और फिर आपके बाद उसके बाद आपका आता है यहाँ पे रेक्टम। याद रखना कोलॉन का मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल आयंस, याद रखना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ द फीसेस, राइट। अल्टीमेटली आपकी जो फीकल वेस्ट होगा उसे हम रखेंगे आपके रेक्टम के अंदर, और बाद में एज पर द कॉन्शियस कंट्रोल इसको हम रिलीज कर देते हैं आउटसाइड द बॉडी। तो ये हमने देखा था हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू इन टर्म्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। फिर हमने देखा था हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ माय जीआई ट्रैक्ट, बाहर से अंदर की तरफ सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा, राइट। दिस इज समथिंग वी हैव सीन। हमने ये सारी लेयर्स को देखा था हमने कि कौन सी लेयर में क्या देखने के लिए आपको मिल जाए। तो आपका जो मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस जो यहाँ पे इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। एक होता है लॉन्जिट्यूडनल मसल और आपका सर्कुलर मसल। अगर मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं तो पहले मेरे सामने क्या आएगा, लॉन्जिट्यूडनल या सर्कुलर? Longitudinal. हाँ जी, राइट, ऑलवेज गोइंग टू बी अ लॉन्जिट्यूडनल मसल मेरे पहले ये सामने का, एंड देन आई विल फाइंड कि मेरा आवाज कट रही है मेरी। अच्छा, ऐसा हो रहा है क्या बेटा? एक काम कर सकते हो आप, एयरप्लेन मोड में जाके आप वापस आ सकते हो। क्या बाकी लोगों को भी मेरी आवाज कटती हुई दिख रही है? No, sir. No. राइट बेटा, अगर आपको मेरी आवाज कट रही है, अगर मतलब मेरी आवाज अगर कट रही है, देन आप एयरप्लेन मोड पे जाइए और वापस से फिर आप नॉर्मल मोड पे आ जाइए। दैट्स व्हाट वर्क्स आई गेस फॉर ऑल ऑफ यू। सो एक बार वो ट्राई करके आप देख सकते हैं, होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो मस्कुलरिस को अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक नर्व देखने के लिए मिल जाएगी। यू विल गेट टू सी अ नर्व ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक नर्व देखने के लिए आपको मिल जाती है, और वो नर्व को कहते हैं हम लोग ऑर्बिट प्लेक्सस। और ये क्या करती है, ये बेसिकली स्टिमुलेट करती है आपके जीआई ट्रैक्ट मसल को टू अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपका स्टिमुलेट करेगी आपके जीआई ट्रैक्ट को टू अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ताकि आपका खाना आगे बढ़ सके, ठीक है। सब म्यूकोजा के अंदर आपको ब्लड वेसल दिख जाते हैं, आपको नर्व्स दिख जाते हैं, ग्लैंड्स दिख जाते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ से आपके आते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस भी आपके यहाँ से आते हैं, राइट। एंड देन यू हैव द म्यूकोजा, जहाँ पे आपके होते हैं एब्जॉर्प्टिव सेल्स, और यहाँ पे इवन आपको देखने के लिए मिलता है दैट दिस विल रिलीज द म्यूकस। हाँ जी, गुड इवनिंग पलक। सो दिस इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एंड देन यू हैव सिरोसा, जिसमें आपको स्क्वैमस एपिथेलियम मिलता है और एरोलर टिश्यू आपका मिलता है। तो देखते हैं आपको कितना याद है ये सब। सो दिस इज समथिंग वी हैव डन, राइट। तो ये एक और पिक्चर है यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जानने के लिए कि यार ये दिखता कैसा है आपका। सो यू कैन सी ऑल द एरियाज ओवर हियर, राइट। इतने सारे लेबलिंग आपको याद नहीं रखने, राइट। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दोस 4 थिंग्स, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। नाउ आपके सामने यहाँ पे कुछ हार्मोन है, एक है आपका गैस्ट्रिन और एक है आपका सीजीके-पीजेड। और 2 हार्मोन कौन से होते हैं, इसके नाम बता दो मुझे। और 2 हार्मोन यहाँ पे कौन से लग जाएंगे? एस्ट्रोजन, एंटेरोगेस्ट्रॉन, क्या बेटा इट इज गोइंग टू बी एंटेरोगेस्ट्रॉन, सॉरी। Creatine. You will have a enterogastron, and then दूसरा कौन सा होगा आपका? Secretin. राइट, बिल्कुल सही। दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा सिक्रेटिन। बहुत बढ़िया, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या रिलीज करता है, या गैस्ट्रिन क्या स्टिमुलेट करता है? Gastric juice secretion. स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने।
सीसी के पीजेड करता है मेरा, स्टिमुलेट करता है ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर को टू रिलीज द कंटेंट, उनका जो कंटेंट होगा उसे रिलीज करने के लिए ये उसे स्टिमुलेट करेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंट्रोगेस्ट्रॉन क्या करता होगा? सर सर स्टमक वॉल टारगेट करता है। हाँ जी राइट, ये स्टमक वॉल को जाके बोलेगा, इट विल गो एंड टेल द स्टमक वॉल नॉट टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस, नॉट टू रिलीज, हाँ जी, इनहिबिट करता है, इनहिबिट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, राइट। आई जस्ट राइट जीजे ओवर हियर, यू कैन अंडरस्टैंड। सिक्रेटिन क्या करेगा? सिक्रेटिन किसको जाके टारगेट करेगा? प्लीज बताओ कि सिक्रेटिन टारगेट करेगा किसको? पैनक्रियाज को। हाँ जी राइट दिव्यांशी एंड रिया, राइट, इट विल गो एंड टारगेट योर पैंक्रियाज। और फिर क्या होगा, क्या बोलेगा उन्हें वो? to release bicarbonate in pancreas. हाँ जी, it is going to and tell the pancreas to release the bicarbonate into your pancreatic juice। बिल्कुल, ये पे जाके आवाज कट रही है मेरी बेटा, आपकी आवाज कट रही है जितना मुझे दिख रहा है यहाँ पे। क्या लोगों को मेरी आवाज कट रही हुई दिखाई दे रही है? दैट इज, बट आई होप ठीक है बेटा। नहीं बेटा, सब कुछ ठीक ही आ रही है अभी। आप भी एक काम करिए, एयरप्लेन मोड पे जाइए, फिर वापस आ जाइए, होपिंग दैट कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, राइट। ओके, सो ये आप देख लें यहाँ पे पैंक्रेटिक बाइकार्बोनेट या पैंक्रियाज का में से बाइकार्बोनेट आपके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिक्रेटिन। तो ये चार हार्मोन, चार ही हार्मोन है, और ये चार ही हार्मोन आपको यहाँ पे याद रखना है, उनका काम क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ यू हैव अ गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंटर। अभी जो आपका इसोफेजियल स्पिंटर आपका ये किसके बीच में होगा? क्या हो गया? गैस्ट्रो Esophagus and stomach. Right Arushi, between the esophagus and stomach, right, true। पायलोरिक स्पिंटर किन दो चीजों के बीच में होगा? Stomach and small intestine. Right, stomach and your small intestine के बीच में आपको मिलेगा आपका पायलोरिक स्पिंटर, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। I'll just write I over there। Then इलियोसिकल स्पिंटर कहाँ मिलेगा मुझे? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। और स्पिंटर ऑफ ओडी मुझे कहाँ मिला देखने के लिए? हाँ जी राइट अनामिका, इट इज गोइंग टू बी योर हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जहां पे आपका होता है वहां पे आपको मिलेगा आपका देखने के लिए आपका स्पिंटर ऑफ ओडा है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि यू हैव अ स्पिंटर ऑफ ओडा एंड दीज आर द वाल्व्स एंड यू हैव टू वेरी क्लियरली, आपको ये सब याद रखना है कि आपके वाल्व कहाँ पे आपके लग रहे हैं, ठीक है। नाउ अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स को एक और नाम से जाना जाता है, यू कॉल देम एज ऑक्जेंटिक सेल्स। याद रखना, पैराइटल सेल्स आर आल्सो नोन एज योर ऑक्जेंटिक सेल्स। काम तो सेम ही रहेगा, काम तो इनका वही है, HCl रिलीज करेंगे और ये विटामिन B12 आपको यहाँ पे रिलीज करेंगे, बट याद रखना पैराइटल सेल्स आर आल्सो नोन एज योर ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। देन यू हैव चीफ सेल्स। चीफ सेल्स आर आल्सो नोन एज योर पेप्टिक सेल्स। इनको इवन कहा जाता है एज योर पेप्टिक सेल्स। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि चीफ सेल्स को हम इवन कहेंगे एज योर पेप्टिक सेल्स। इनका काम होता है वही आपका पेप्सिनोजन प्रोरेनिन को रिलीज करना, इवन योर गैस्ट्रिक लैक्टेस। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। एंड देन यू हैव गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल तो आप जानते हो क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करने का इनका काम होता है, वो लोग ये काफी अच्छे तरीके से लोग करते हैं, ठीक है ना। सो ये आपके सामने कुछ एंजाइम्स हैं। यू हैव ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन, यू हैव ऑल एंजाइम्स ओवर हियर। आप मुझे देख के बताइए कि ये एंजाइम्स देख के आपको क्या लगता है, ये एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बॉडी? हाँ जी राइट जिन्होंने आंसर दिया है, ऑल ऑफ यू आर ट्रू, these are all my pancreatic enzymes, they are all my pancreatic enzymes। बिल्कुल सही। इनमें से कौन सा एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा?
Pancreatic lipase. हाँ जी, राइट पागल एंड एवरीवन, यस दैट्स ट्रू, ये होगा हमारा पैंक्रियाटिक लाइपेज। कौन हेल्प करेगा मेरा इसमें से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए? Trypsinogen and ट्रिप्सिनोजेनिक हो गया और chymotrypsin. कीमोट्रिप्सिनोजेनिक हो गया, ठीक है, और ये वाला प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। हाँ, ये तीनों आपके होंगे जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेंगे। डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? डीएनए और आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए Pancreatic nuclease. राइट, मैं यूज करूंगा मैंने यहाँ पे पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस, ठीक है। और हमारे लिए आपका करेगा स्टार्च को डाइजेस्ट, राइट। कितना परसेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा? 70%. 70%. राइट, 70% स्टार्च को ये डाइजेस्ट करेगा जी, बिल्कुल सही, ठीक है। देन यू हैव ओवर हियर आपके 4 नाम लिखे हुए हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ माय जीआई ट्रैक, राइट। आपने करना क्या है यहाँ पे, आप मुझे बता दो कि इनमें से किसके अंदर आपको दिखेगा देखने के लिए कई सारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ग्लैंड, कहाँ किसमें मिलेंगे आपको? Mucosa. राइट, इट विल माय सब म्यूकोजा बेटा, सब म्यूकोजा इसमें मिलते हैं मेरे यहाँ पे देखने के लिए नर्व्स, ब्लड वेसल्स, Glands. एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स, और इवन यहाँ से मेरे आते हैं कई सारे एंजाइम्स। आई ऑल्सो गेट टू सी मेनी ऑफ द इंटेस्टिनल एंजाइम्स आपके जो होते हैं वो यहाँ से आते हैं। देन आप बता दो कि इनमें से कौन होगा मेरा आउटर मोस्ट लेयर, कौन होगा इन सब में से? Yes, you're right, all of you. This is going to be outer most layer. ठीक है, outer most. इनमें से किसके अंदर मुझे मिलेंगे नर्व्स नोन एज ऑर्बिक प्लेक्सस, किसमें मिलेंगे मुझे? Muscularis. राइट, ऑर्बिक प्लेक्सस नर्व्स मुझे मिलते हैं मेरे मस्कुलरिस के अंदर, राइट, ट्रू। और अगर मुझे इन्हें अरेंज करना होगा अंदर से बाहर, अगर मुझे इन्हें अरेंज करना होगा अंदर से बाहर, तो उन्हें कैसे अरेंज करूंगा? Mucosa, submucosa, muscularis. म्यूकोजा, वेरी गुड बेटा। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा मेरा होगा सेकंड। अगर अंदर से बाहर में देखता हूं तो फ्रॉम इनसाइड टू आउटर, फ्रॉम इनसाइड टू आउटर साइड अगर मैं देखता हूं, देन यस म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, देन होगा मेरा मस्कुलरिस, एंड देन आई विल बी हैविंग माय सिरोसा, राइट। क्या क्वेश्चन पूछा है वो याद देखना जब भी आपको क्वेश्चन आए एमसीक्यू के अंदर, राइट। ये है आपके दिस आर द पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, और इन्हें अरेंज किया हुआ है यहाँ पे, ऑलरेडी अरेंज करा हुआ है। यू हैव अ सीकम, देन यू हैव अ असेंडिंग कोलॉन, देन आपका आता है डिसेंडिंग कोलॉन, देन यू ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर आपका आता है डिसेंडिंग कोलॉन, एंड देन यू हैव अ रेक्टम। तो ये है आपका अरेंजमेंट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज गोइंग टू बी अरेंजमेंट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन ओवर हियर। दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। अपेंडिक्स का काम कुछ नहीं होता, याद रखना, इट इज गोइंग टू बी अ वेस्टिजियल ऑर्गन। सो ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ लेट्स गो बियॉन्ड दिस। अब हमने ये सारी चीजें यहाँ पे देख ली, अब हमें करना क्या है, अब हमें समझना है कुछ डिसऑर्डर्स। वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द डिसऑर्डर्स। नाउ बिफोर दैट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फटाफट, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एंड देन विल जंप ऑन टू द डिसऑर्डर्स। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और मुझे आंसर करेंगे चैट के अंदर। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है that carrier ions like Na facilitate the absorption of substance like, carrier ion like your sodium facilitate the absorption of substance like क्या? बताइए, सोडियम आयन जैसा जो होता है वो आपको क्या हेल्प करता है? आपका सी, यहाँ पे लोग पूछ रहे अबाउट द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में लोग पूछ रहे हैं। आंसर आ गया बेटा, सबके आंसर आ गए, वेरी गुड, राइट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में लोग पूछ रहे हैं, तो याद करो Na आयंस किसके साथ जाते थे? आपके अमाइनो एसिड के साथ भी जाते थे वो लोग, और ग्लूकोज के साथ भी जाते थे। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो फैटी एसिड तो जाता है आपका डिफ्यूजन के थ्रू, ग्लिसरॉल भी आपका जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, राइट। और ये जो आपका फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज कैसे जाता है? Facilitated diffusion. हाँ जी, राइट, ये आपका जाएगा थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो इसलिए इसको तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर ओवर हियर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आराम से देखो और फिर आंसर करो। सुनो, सी पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, मतलब कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? इन्होंने ये पूछा है, fructose and amino acid are absorbed through a intestinal mucosa
with the help of carrier ions like sodium. तो ये लोग कह रहे हैं कि फ्रुक्टोज और अमाइनो एसिड दोनों जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं यूजिंग द कैरियर आयन सोडियम. क्या ये सही है या गलत है? गलत. सर गलत है. सर रॉन्ग. बिल्कुल गलत है. राइट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रुक्टोज के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये हो गया गलत. सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बी, chylomicron are small lipoproteins particles that are transported from intestine into blood capillaries. क्या ये सही है गलत है? सर गलत. नो सर. ये भी गलत होगा. ये गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन लोगों ने ब्लड कैपिलरीज, लैक्टेल्स में जाता है वो बेटा, इसलिए ये गलत हो जाएगा. ऑप्शन सी, about 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in mouth. क्या ये सही है या गलत है? गलत. सर कितना परसेंट होता है माउथ के अंदर आपका डाइजेस्ट? 30%. हाँ जी, राइट, बहुत बढ़िया, राइट, 30%. Then oxyntic cells in our stomach secrete proenzyme pepsin. क्या ये सही है गलत है? पेप्सिनोजन क्या सही है गलत है? ये सर राइट है. बिल्कुल राइट है बेटा, बिल्कुल राइट है. ये सब लोग सुनो ध्यान से, ये सही होगा क्योंकि ऑक्सिटिक सेल आर पैराइटल सेल्स, दोनों के नाम सेम ही होते हैं और ये रिलीज करते हैं आपका योर सॉरी इज गोइंग टू सिक्रेट. ऑलराइट पीपल, यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी अ ऑक्सिटिक सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है इन लोगों ने पैराइटल सेल एंड गोइंग टू सिक्रेट द प्रोएंजाइम pepsinogen. It was supposed to be not this. It was supposed to be a chief cell or a peptic cell. नहीं, यहाँ पे chief cell होना चाहिए था, ये chief cell और a peptic cell. क्वेश्चन में एरर है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे आपका एरर आ जाता है. अगर यहाँ पे chief cell या peptic cell होता, then you could have said that is going to release the pepsinogen. क्योंकि आपका ऑक्सिटिक सेल तो आपका यहाँ पे जो होगा ये आपका रिलीज करेगा क्या? ये आपका रिलीज करेगा यहाँ पे HCl और Castle intrinsic factor, right? So there is a error in this question. Yeah, you get to see that happening. You get to see that happening in questions. So ऐसे नीट वाले क्वेश्चन में आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर आपको मिस्टेक्स होती है, जिसके अंदर आपको एरर होता है. अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, then the only good thing over here is कि आपको 4 मार्क्स उसके वैसे मिल जाएंगे. ठीक है, हाँ. बट अगर यहाँ पे पेप्टिक सेल होता, चीफ से लिखा होता, then you could have said कि हाँ, they are going to release your pepsinogen over here. ठीक है. So this question does not have apparently have a right answer over here. ठीक है. Let's move on to the next part. Let's move on to the next question. Now, epithelial cells of the intestine involved in the food absorption have on their surface what? जो cells होते हैं उनके ऊपर surface आपको क्या दिख जाता है? जो cells होते हैं आपके जहाँ पे absorption है फूड का, उनके ऊपर ये finger like structure आपको क्या दिखेगा वहां पे? माइक्रोविलाई. ये आपका होगा यहाँ पे microvilli. Yes, that is going to be a macrovilli over here. Then, secretion of gastric juice कौन रुकेगा? Secretion of gastric juice is stopped by whom? Gastric juice का secretion यहाँ इस कारण से कौन रुकेगा? जल्दी बता दो ताकि आगे बढ़ सके. Right, Divyanshi, that's true. Arushi, that's true. Yes. Chat में आप लोग आंसर कर सकते हो. Silky and all of you are answering over here. Yes. ये आपका होगा enterogestrone. एंट्रोगेस्ट्रॉन जो आपका होता है वो आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन यहाँ पे आपका रोक देगा वो, राइट? दैट इज समथिंग इट विल बी डूइंग ओवर हियर. देन क्वेश्चन 53, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोगेस्ट्रॉन? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ योर एंट्रोगेस्ट्रॉन? का इनमें से कौन सा एक ये फंक्शन होगा? बताइए क्या लगता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंट्रोगेस्ट्रॉन? इन चारों में से आंसर आने का और राइट, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है. पहला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है. That is going to be your, it inhibits the secretion of your gastric juice. It inhibits the secretion of your gastric juice. So yes, ये आपका हो जाता है यहाँ पे right answer. That is going to be a right answer over here. ठीक है. So these are the kind of questions they are going to ask you. And now हम लोग देखेंगे हमारा disorder वाला part. So now we'll try to understand disorders यहाँ पे कैसे होते, क्या होते हैं, उनको यहाँ पे हम लोग देखेंगे. ध्यान से सुनो, बड़ा सिंपल स्टोरी है यहाँ पे. एक बार सुन लोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा. So, यहाँ पे हो ये रहा है, what you are able to see in this, कि आपके पास यहाँ पे disorders है. यहाँ पे एक है आपका यहाँ पे वाशियोरकोर है और एक आपका यहाँ पे मेरेस्मस है. Let's start with your वाशियोरकोर. जब हम बात करते हैं वाशियोरकोर की तो देखो इसमें है क्या. समझो अगर आप किसी रूरल एरिया में आप जाते हो, और आपको पता चलता है कि उस एरिया के अंदर
बच्चों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है। सो इफ यू गेट टू सी कि इन बच्चों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या होगा, उसको वो उन बच्चों को देख के आपको कुछ सिम्टम्स वहां पे आपको दिख जाएंगे। व्हेन यू सी दोस किड्स, आपको काफी प्रोमिनेंट सिम्टम्स उनके आपको दिख जाएंगे नेकेड आई से। एंड द सिम्टम्स आर गोइंग टू बी वीक मसल्स, थिन लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है, जब मैं कहता हूँ ना रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, इसका मतलब होता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है, जो आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी रुक गई है, वो हो नहीं रही है, राइट। और वो ब्रेन के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। हो सकता है कि इन एरियाज में जहाँ पे डेफिशिएंसी हो, यहाँ पे सही अमाउंट में मील नहीं मिलता होगा, डेली अमाउंट पे जो मील मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता होगा, राइट। या जो मील मिलता होगा उसमें प्रोटीन की बहुत कमी होगी, और आप जानते हो प्रोटीन इज गोइंग टू बी वेरी 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 एसेंशियल फॉर द बॉडी। सो यहाँ पे है क्या, यू हैव अ डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन, राइट। और उसके सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, वीक मसल, थिन लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, पॉट बेली, मतलब आपका ऐसा लाइक पेट उसका थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होगा, एंड डायरिया। दैट चाइल्ड विल बी सफरिंग विद डायरिया। डायरिया काफी कॉमन भी उनके अंदर देखने के लिए मिलता है। डायरिया मीन सिंपल भाषा में लूज मोशंस, ठीक है। अब ये जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, दैट विल बी सीन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5। 1 to 5 के एज ग्रुप में अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, देन आप बिल्कुल कह सकते हो कि वहां पे जो बच्चे हैं दे आर सफरिंग विद kwashiorkor। Then you can very clearly say that these students have been suffering with, not so these kids have been suffering with something known as kwashiorkor, ठीक है। तो ये याद रखना, kwashiorkor जो आपकी कंडीशन है ये आपको मिल रही है एज ग्रुप 1 से लेके 5 के बीच में। सो 1 से लेके 5 के बीच में जो आपका जो एज ग्रुप है यहाँ पे, उसके अंदर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। प्रोटीन की आपको यहाँ पे मिलेगी डेफिशिएंसी, राइट। मेनली आपका प्रोटीन यहाँ पे डेफिशिएंट है बच्चों के अंदर, और आपको वो सिम्टम्स जो मैंने आपको लिख के दिए वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। मसल्स वीक है, लिम्स थिन हो जाते हैं, ग्रोथ आपकी रहेगी बॉडी की रिटार्डेड, लाइक बॉडी एंड ब्रेन का ग्रोथ समवॉट रिटार्डेड, बेली, पॉट बेली आपको दिख जाएगी वहां पे, एंड यू विल हैव अ डायरिया, काफी कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका kwashiorkor। देन यू हैव मरासमस। मरासमस के साथ बात ये होती है कि यहाँ पे जो एज ग्रुप होगा वो बहुत छोटा होगा। ये अफेक्ट करता है आपके इन्फेंट्स को बिलो द 1 year ऑफ एज। तो अगर समझो आप कोई मेडिकल ऑफिसर हो, और अगर आप कोई रूरल एरिया में जानते हो, और आप देखते हो कि यार बिलो द 1 year ऑफ एज के बच्चों के अंदर आपको कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, राइट। और वो सिम्टम्स इसलिए हैं क्योंकि उनको कैलोरी और प्रोटीन दोनों ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन की कमी है, यहाँ पे जो बेसिक कैलोरी जो मिलनी चाहिए बच्चों को वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही, राइट। तो बेसिक कैलोरी ना मिलने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यार एक सर्टेन अमाउंट में आपको डाइट मिलना चाहिए बच्चों को, राइट। एक सर्टेन अमाउंट का डाइट मिलना चाहिए एक मील के अंदर, वो नहीं मिल पा रहा किसी रीजन से। रीजन हो सकता है ड्राउट आया हो वहां पे, फेमाइन आया हो वहां पे, और या कोई और रीजन हो सकता है। बट अगर कोई भी रीजन से अगर उन्हें कैलोरी या प्रोटीन अगर वहां पे नहीं मिला या खाना सही से नहीं मिल रहा, देन दे विल शो सम सिम्टम्स, एंड दोस सिम्टम्स आर योर impaired growth, that means again growth आपके यहाँ पे रुकी हुई होगी, thin limbs and prominent ribs। limbs काफी thin होते हैं और ribs काफी clearly दिख जाती है। याद रखना, ribs इन बच्चों की काफी clearly आपको देखने के लिए मिल जाएगी। Then they will have a dry and wrinkled thin skin। इनकी जो skin होगी ये बहुत ही dry होगी और wrinkled होगी। याद रखना, they will have a dry wrinkled skin आपको दिखेगी, और skin भी thick नहीं होती, बड़ी thin होती है। I think wrinkle तो आपको समझ आता है, wrinkle मतलब क्या होता है, dry and wrinkle आपको मतलब समझ आ जाता है, and they will have a thin skin। उसके साथ साथ ये बच्चे सफर करेंगे विद डायरिया। तो 1 साल से कम की एज का बच्चा है, उसमें अगर आपको ये सिम्टम्स अगर आपको दिख जाते हैं, देन यू कैन वेरी कैटेगोरिकली से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद अ मरासमस, कि ये जो बच्चा है ये आपका मरासमस से सफर कर रहा है। और मरासमस के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है बेसिकली यहाँ पे देखने के लिए, दैट आपका प्रोटीन तो है ही नहीं, आपके बेसिक कैलोरी भी आपके यहाँ पे फुलफिल नहीं की जा रही, ठीक है। तो इन दोनों को अगर तुम देखोगे, इन दोनों अगर कंडीशंस को अगर आप देखते हो, ये कई सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आपको ये देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आप वेनेजुएला आप देख लो साउथ अमेरिका के अंदर, या वियतनाम में कुछ एरियाज में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। सो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वहां पे काफी कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। आई वोंट से कॉमनली, बट काफी ज्यादा देखने के लिए आपको मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरिया में अगर ड्राउट आ गया, सूखा पड़ गया, काफी ज्यादा से बारिश नहीं गिरी सालों से, देन यू कैन हैव दिस इशू। अगर आपका फेमाइन आ गया, राइट, लाइक योर क्रॉप्स आर नॉट ग्रोइंग ओवर देयर
इवन इन दैट केस यू विल फाइंड कि आपका कंडीशन आ सकता है वहां पे। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो बेसिकली आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि दोनों के अंदर डिफरेंस मेन क्या है। मेन डिफरेंस है आपका यहाँ पे एज ग्रुप का। मेन डिफरेंस जो आपका दिखेगा आपको यहाँ पे वो होगा यहाँ पे एज ग्रुप का। आपके वाशी और कोर के अंदर जो एज ग्रुप है वो है 1 to 5 ईयर्स का। मेरेस्मस में जो आपका जो यहाँ पे एज ग्रुप है वो है बिलो द 1 ईयर ऑफ एज का। मेरेस्मस में जो आपका यहाँ पे जो एज ग्रुप है इट इज गोइंग टू बी बिलो द 1 ईयर ऑफ एज। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या आपको वाशिकुरा एंड मरासमस यहाँ पे समझ आ रहा है? आर दिस टू कंडीशन क्लियर फॉर ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes. राइट। Yeah. अगर कोई चीज रिपीट करनी होगी देन बता दो, वी कैन रिपीट दोस थिंग्स। ठीक है, तो ये इतना आपको इसके अंदर याद रखना है। सो एज ग्रुप याद रखना। एज ग्रुप हेल्प करता है आपके एमसीक्यू के दौरान ढूंढने के लिए कि स्टेटमेंट क्या है। सो याद रखना, एक का एज ग्रुप 1 to 5 है वाशी और कोर का, मरासमस का है आपका बिलो देन लेस देन 1 ईयर। ठीक है, देन यू हैव समथिंग नोन एज, अब यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस यहाँ पे और देखेंगे। यू हैव अ कंडीशन नोन एज योर सिरोसिस। तो ये टर्म को पहले हम समझते हैं, आराम से सुनो, आराम से देखो, आराम से समझो। ये टर्म जो आपका यहाँ पे है आपका सिरोसिस, जब भी आपके सामने ये टर्म आए आप सबसे पहले बोलेंगे इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। इट इज योर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिरोसिस। याद रखना, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर को हम यहाँ बोलेंगे हमारे यहाँ पे एज अ सिरोसिस। अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिरोसिस की, तो यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते हो इट्स अ लिवर डैमेज। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि यार इसको सिरोसिस हुआ है, सो दैट मींस लिवर डैमेज वहां पे हुआ है। क्या आप जानते हो एक रीजन लिवर डैमेज का जो मैं हम पहले भी डिस्कस करके बता दो, मेजर रीजन फॉर लिवर डैमेज? Alcohol. राइट, अल्कोहल। Alcohol happens to be one of the very common reason in majority of the countries for the liver damage, for the cirrhosis. ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि अगर आपका लिवर डैमेज हो गया, अब लिवर ने अपने काम सही से करने नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा लिवर से डैमेज हो चुका है तो वो अपने जो नॉर्मल डे टू डे के जो काम होता है उसने तो करने हैं नहीं, और अगर वो अपने डे टू डे वाले अगर वो काम कर नहीं रहा देन उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपकी पूरी बॉडी झेलेगी। अगर वो कर नहीं रहा तो उसके सारे प्रॉब्लम आपको अब झेलने पड़ेंगे उसके काम ना करने के। सो लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सिरोसिस के अंदर याद रखना, डिस्टॉर्टेड लिवर बिकॉज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। दैट मींस योर लिवर इज नो लॉन्गर वर्किंग बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि 3-4 दिन हुआ है, ये कितने महीनों से चल रहा है, राइट। सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब लॉन्ग टर्म कोई कंडीशन होती है तो हम क्रॉनिक बोलते हैं। अगर कोई डिजीज होती है जो लॉन्ग टर्म होती है ना तो उसे हम क्रॉनिक बोलते हैं। जैसे कैंसर क्रॉनिक कंडीशन है, कोई 5-6 दिन की बात नहीं होती कि फिर ठीक हो जाते हो आप। इट्स अ वेरी लॉन्ग कंडीशन विच स्टेज विद यू राइट बिफोर गेटिंग ट्रीटेड और बिफोर द पर्सन लाइक या passes out. So HIV क्रॉनिक हो जाता है आपका। टाइफाइड क्रॉनिक नहीं होता, टाइफाइड इज अ एक्यूट कंडीशन जो कम ड्यूरेशन के लिए होती है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लो। इन्फ्लेमेशन कैन बी बिकॉज ऑफ केमिकल्स, पैरासाइट्स और एल्कोहलिज्म। एल्कोहल तो सबसे कॉमन आपका रीजन है। कई बार अगर आपकी बॉडी में पैरासाइट आ गए तो वो आपका डैमेज कर सकते हैं लिवर को, ये कई बार आपको देखते हुए आपको मिल जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि केमिकल्स बॉडी में कैसे आ सकते हैं? एनीवन कैन थिंक एंड टेल मी, कुछ भी रैंडमली सोच के बताओ कि केमिकल्स कैसे बॉडी में आ सकते हैं जो लिवर को डैमेज करें। दवाइयाँ खाते हैं जैसे उससे आ सकता है। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलना पड़ेगा, सुनाई नहीं दिया कुछ। सर दवाइयाँ खाते हैं जैसे उससे आ ठीक है, सकते हाँ हैं केमिकल। ठीक है, समझो कुछ आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हो या कुछ ऐसे मेडिसिन ले रहे हो जिसका पोटेंशियल चांस है कि आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। वैसे तो ऐसा कम होता है बट चलो एक ये चीज मैंने मान लिया। और क्या हो सकता है? Alcohol में एल्कोहल में आपने कुछ मिक्स करके आप पी रहे हो तो और वो केमिकल डैमेज कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ क्या हो सकता है? एल्कोहल तो सेपरेटली कर ही रहा है काफी कुछ, और क्या हो सकता है? सर हम हार्मफुल गैसेस इनहेल कर रहे हैं। लेकिन पेट में किसी ऐसा कुछ बताओ जो मुंह से जा रहा है, इंटेस्टाइन से जा रहा है और लिवर को डैमेज कर रहा है। juices. जूसेस? कौन से जूस? जूसेस कौन से जूस बेटा, कौन से टाइप के जूसेस? जो हार्ड होते हैं।
Okay. You are trying to tell me soda drink. Soda drink. That's what you're telling. Juices नहीं, soda drink. That means your Pepsi, Coca-Cola, all those things ना. That is something you're telling me कि ये आपकी जो damage कर सकते हैं. ठीक है. Alright. Let me tell you one thing कि chemicals की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि खाने के साथ भी कुछ chemicals आपके body में जाए. अब किस टाइप के chemicals की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ? Something like your pesticide जो आपके use किए गए थे field के अंदर आपने, हो सकता है they can become a part of your food chain. हो सकता है some insecticide, some chemical fertilizers, they can become a part of a food. वो food का part बन सकते हैं और अगर food का part बन रहे हैं, अगर वो crop का part बन रहे हैं, then they can become a part of your body as well. They can get inside the body. तो ऐसे भी आपका कुछ चीजें आपके बॉडी में जा सकती है और आपके डैमेज कर सकती है. अब इनका अमाउंट इतना निग्लिजिबल होता है कि इनका कई बार डैमेज आपको पता भी नहीं चलता, बट दे माइट बी डूइंग नंबर ऑफ थिंग्स. आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन कई सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होता है ना, they have a potential to cause cancer. Some of these insecticides do have a potential to trigger the cancer formation. और इस बारे में पहले किसी को पता नहीं था. वो तो एक लेडी थी जिनका नाम था रिचेल कार्सन. कभी इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको पता चलेगी इनके बारे में. लाइक बेसिकली क्या था ना, ये जो हम जो लेडी थी रिचेल कार्सन, ये एक मराइन बायोलॉजिस्ट थी, राइट. ये एक मराइन बायोलॉजिस्ट थी और ये पहली लेडी थी जिसने बोला कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और आपके इंसेक्टिसाइड आर डैमेजिंग द इकोसिस्टम, इज द वन विच आर डैमेजिंग द इकोसिस्टम. ये सबसे पहले इन्होंने ये डॉक्यूमेंट करके बताया था. तो पहले होता क्या था, इन 1950s के अंदर क्या होता था कि जब फर्टिलाइजर्स बनने लगे और जब आपके इंसेक्टिसाइड बनने लगे तो इसका बड़ा फायदा होने लगा. और ये यूएस की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका बड़ा फायदा होने लगा. फायदा क्यों होने लगा? क्योंकि फार्मर्स को एक बहुत बढ़िया वेपन मिल गया और इस वेपन से हो क्या रहा था, सारे उनसे इंसेक्ट की डेथ हो रही थी, सारे के सारे जो क्रॉप्स है वो जल्दी ग्रो कर रहे थे और बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको वहां पे मिल जाता. बट कोई भी इंसान ये नहीं समझ रहा था कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है. नो वन वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव इम्पैक्ट. तो आपकी इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स बनाती थी, यूज करती थी और उसे कोई रेगुलेट भी नहीं करता था. रेगुलेट मतलब कि आप कितना बना रहे हो, कितना डाल रहे हो एक बॉटल के अंदर, कितना टॉक्सिसिटी है उसका, इसे कोई चीज का कोई ध्यान नहीं देता था और ये लोग यूज करते थे. रिचेल कार्सन एक्चुअली सॉ दैट इट इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट और कई सारी स्पीशीज आपकी डिक्लाइन होने लगी. राइट, कई सारी स्पीशीज जो थी मराइन या एक्वेटिक इकोसिस्टम की, इवन बर्ड्स, वो आपके डिक्लाइन होने लगे. और ये सब इन्होंने डॉक्यूमेंट किया और इन्होंने बताया. और जब इन्होंने ये सारी चीजें बताई तो काफी नेगेटिव रिस्पॉन्सेज को मिला, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान है जो अलाउ नहीं कर रहा इन सब चीजों को यूज करने के लिए, जिनसे फायदा हो रहा था फार्मर्स को. बट फिर क्या हुआ, द थिंग वॉज, रिचेल कार्सन ये नहीं कह रही थी कि इन्हें बंद करो, वो बस ये चाहती थी कि इनको रेगुलेट किया जाए. और रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि आप देखो कि आप कितना टॉक्सिक लेवल डाल रहे हो एक बॉटल के अंदर, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स, ऑल द टॉक्सिक आप वहां पे कितनी डाल रहे हो. सो क्या हुआ, जब इन्होंने अपने पेपर पब्लिश किए, व्हेन शी डिड हर वर्क, दैट्स व्हेन गवर्नमेंट रियलाइज, पहले तो उनको भी रियलाइज नहीं हुआ, पहले तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने बिलीव नहीं किया, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जो रिचेल कार्सन बोल रही है वो बिल्कुल सही है. इट इज वेरी ट्रू. दे एक्चुअली सॉ कि उनका जब नेशनल बर्ड था ना, वो भी डिक्लाइन होने लगा वहां पे. उनका एक नेशनल बर्ड था वहां पे, आपने शायद सुना होगा, बाल्ड ईगल करके एक उनका बर्ड होता है. कभी यूएसए के फ्लैग पे देखना, फ्लैग पे या कहीं पे देखना, एक ईगल बना हुआ होता है जिसे कहते हैं बाल्ड ईगल. तो उनका जो बर्ड था ना वो भी वहां पे डिक्लाइन होने लगा. एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार व्हाटएवर शी वाज सेइंग वाज वेरी ट्रू. और कहा जाता है दैट ये पहली, कहा जाता है मतलब ये काफी ट्रू फैक्ट है, दैट शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस को लेके लोगों के सामने एक पिक्चर रखी थी. सो जब भी आप कभी भी पढ़ते हो ना एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, या इवन अगर आप 12th में जब आप पढ़ोगे वो चैप्टर, तो इनका नाम आपके सामने हमेशा आएगा, रिचेल कार्सन का. शी वाज अ मराइन बायोलॉजिस्ट एंड शी वर्कड लाइक फॉर डेकेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंट गेट्स अफेक्टेड बाय दोज केमिकल्स, राइट, एंड कैसे उसकी वजह से आपके और भी चार चीजें होती हैं. सो ड्यूरिंग दिस हर वर्क शी ऑल्सो रियलाइज कि ये सब केमिकल जब आपने यूज करने चालू किए ना,
उसी दौरान द नंबर ऑफ कैंसर केसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड। उसी टाइम फ्रेम के अंदर, उसी 10 सालों के अंदर द नंबर ऑफ कैंसर केसेस जो पहले होते थे उससे काफी ज्यादा होने लगे थे यूएसए के अंदर। सो काफी सारी चीजें धीरे धीरे पता लगने लगी एंड बाद में यूएसए ने क्या किया, उन्होंने रेगुलेट करना चालू किया इन कंपनीज को। काफी स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस वहां पे लगाए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज किए जाते हैं, सो दैट नो वन एक्चुअली यूज हाई डोज में केमिकल्स या हाई डोज में फर्टिलाइजर्स राइट इन देयर बॉटल्स, ताकि वो एनवायरमेंट को डैमेज कर सके। सो दैट वाज रिचर्ड कार्सन एंड उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग। द बुक इज नोन एज योर साइलेंट स्प्रिंग। कभी अगर आपको फ्यूचर में मौका मिलता है, यू शुड रीड दिस बुक। इट्स अ वेरी गुड बुक विच टॉक्स अबाउट नेचर, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट एंड हाउ ऑल दोज थिंग्स एंड्योर द ह्यूमन इम्पैक्ट। कैसे ये सारी चीजें एक ह्यूमन इम्पैक्ट को एंड्योर करती है एंड हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया इन दिस बुक साइलेंट स्प्रिंग। एक क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था 2015 में शायद आया था क्वेश्चन कि हु रोट द बुक साइलेंट स्प्रिंग। सो याद रखना दैट वाज अ बुक। और नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था रिचर्ड कार्सन रोट अ बुक एंड दैट बुक इज नोन एज व्हाट। ये नीट में क्वेश्चन आया था एक बार and that is going to be a silent spring. So she's a kind of person has to be remembered throughout the life. So that was a Rachel Carson जिनकी डेथ भी काफी अर्ली हो गई थी। आई थिंक इन हर अर्ली 50s में ही उनकी डेथ हो गई थी, इवन इन नॉट इन 40s, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर मुझे याद हो तो। यस, सो या दैट वाज हर स्टोरी। सो यार हाँ जी बेटा बोलिए। बोल रही है चैट बॉक्स में। हाँ सर, इस स्लाइड का कुछ समझ नहीं आया, आपकी वॉइस कट रही थी, क्विक कर दो। नहीं बेटा, इस स्लाइड में ये है आपका, यहाँ पे यू हैव सिरोसिस, बट आप लोग सब लोग इनका नाम प्लीज याद रखिएगा, रिचल कार्सन का। शी इज समवन यू हैव टू रिमेंबर सच काइंड ऑफ नेम्स। अगर आप कोई होता है जो मराइन बायोलॉजिस्ट बनना चाहता है या समवन हु वांट्स टू डू अ लाइक स्टडीज इन द फील्ड बायोलॉजी, सो दीज आर द काइंड ऑफ पीपल यू इंस्पायर फ्रॉम, राइट। इट्स लाइक अगर किसी को क्रिकेटर बनना है देन यू इंस्पायर फ्रॉम व्हाट, विराट कोहली ना। अगर किसी को मराइन बायोलॉजिस्ट बनना है देन these are the kind of people you can take inspiration from, the kind of work they do right in the field. ठीक है। सो सिरोसिस की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था यहाँ पे कि इट्स अ इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, राइट। यहाँ पे क्या रीजन है उसका हमने देखा था यहाँ पे कि यू हैव केमिकल्स आपके यहाँ पे डैमेज कर लिवर को, यू हैव अल्कोहल व्हिच कैन डैमेज योर लिवर, राइट। पैरासाइटिक इन्फेक्शन आपके यहाँ पे डैमेज कर सकता है लिवर को, ठीक है। एंड उसके साथ याद रखना, व्हेन आई से केमिकल्स प्लीज अंडरस्टैंड you can find certain chemicals used in the farm can become a part of your food chain, right? That's what I'm talking about. उसके बाद hepatocytes are replaced by fibrous connective tissue. Hepatocytes जो यहाँ पे होते हैं, they are replaced by the fiber connective tissue. इसका मतलब ये है कि आपके जो लिवर सेल्स होते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है। आपके जो लिवर सेल्स होते हैं लिवर के अंदर, उनकी हो जाती है डेथ, और उसके जगह आता है आपके यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑब्वियसली यार लिवर डैमेज हो रहा है, आपका काम तो लिवर करेगा नहीं, जो मेन सेल्स है वही आपके जा रहे हैं, राइट। सिम्टम्स क्या होते हैं सिरोसिस के? जॉन्डिस वाली कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। अब मैं जब यहाँ पे कह रहा हूं कि जॉन्डिस वाली कंडीशन मिलती है, दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो पर्सन होगा ना उसका लिवर काम नहीं कर रहा। अब अगर लिवर काम नहीं कर रहा तो बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में तो जाएगा नहीं, या आप समझो कि आपका बाइल जूस बनेगा भी नहीं, राइट। सो व्हाट विल हैपन कि आपका बाइल पिगमेंट आपका होता है एक्यूमुलेट, आपका बाइल पिगमेंट आपका होगा एक्यूमुलेट, और वो बाइल पिगमेंट की वजह से आपके बॉडी के अंदर आपको येलो कलरेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यू कैन सी योर नेल्स, योर फिंगर्स, एवरीथिंग, नॉट फिंगर्स, नेल्स, आईबॉल्स, एंड आपका जो स्किन टोन होगा वो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे येलोइश हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जॉन्डिस आपका काफी कॉमन सिम्टम होता है अगर आपका लिवर डैमेज हो तो, ठीक है। एंड देन यू हैव अ एक्सेसिव ब्लीडिंग, जस्ट वेट अ मिनट, देन यू हैव अ एक्सेसिव। हाँ जी बेटा बोलिए। सर जॉन्डिस हो करना चाहिए? वापस बोलना, क्या करे आप? सर मैं बोल रही हूँ जॉन्डिस हो तो क्या करना चाहिए? जॉन्डिस हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए बेटा, एंड देन दे विल स्टार्ट द मेडिकेशन। अप्रोच योर डॉक्टर एंड स्टार्ट योर मेडिकेशंस, which medication में जनरली वो they will rather ask you to rest a lot, and then they will give you some of the medication which will try to bring your metabolism back to normal. See, अब जनरली जॉन्डिस होना, लाइक सी जनरली जॉन्डिस अगर आपको कभी होता है ना, सो इट डजंट लाइक लास्ट फॉर लाइक मोर देन कपल ऑफ वीक्स, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो कि जॉन्डिस आपको हुआ है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो कई बार हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ
और भी आपके टेस्ट सजेस्ट करेगा, वो बोलेगा कि यार ये आप ये भी करवा के देख लो, बिकॉज पॉसिबल हो सकता है कि जॉन्डिस का रीजन कुछ और भी हो, राइट। जॉन्डिस आपको छोटे छोटे बच्चों में भी आपको होते हुए दिख सकता है इनिशियल स्टेज पे, दैट्स नॉर्मल थिंग, राइट। बट अगर आपका जॉन्डिस काफी लंबे टाइम के लिए अगर आपको दिख रहा है, देन मे बी यू हैव अ लिवर डैमेज और मे बी इट इज समथिंग एल्स, राइट। बट यस, the thing is you always have to take a medical attention for this kind of condition, which includes a very simple medications and certain kind of diet you have to follow, ठीक है। एक्सेसिव ब्लीडिंग की तरफ हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। एक्सेसिव ब्लीडिंग में आपका होगा क्या यहाँ पे, सी अगर आपको लिवर डैमेज है, देन आपको अगर कट लगा वो टाइम पे, समझो यू आर सफरिंग विद सिरोसिस, और अगर आपको कट लगता है देन आप इतना ब्लीड करोगे देन इट इज गोइंग टू बी फेटल। आपकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होती है कि इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू। तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका जो लिवर होता है, सुनो ध्यान से, आपका जो लिवर होता है वो आपका बनाता है समथिंग नोन एज अ क्लॉटिंग फैक्टर। सो आई राइट ओवर हियर, आपका लिवर बनाता है समथिंग नोन एज योर क्लॉटिंग फैक्टर। ये टर्म मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रीन कलर से, इसको मैं हाईलाइट करूंगा विद योर ब्लू, और ये होता है मैंने यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर, CLOTTING क्लॉटिंग फैक्टर। Now let me tell you what to mean by clotting factor over here. Let me tell you कि clotting factor में यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। See, आपके बॉडी में क्या होगा ना, आपके बॉडी के अंदर जब आपको कट लगता है नॉर्मली, तो होता क्या है, वो जो एरिया जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसे आप बंद कर देते हो। उसको बंद करना जरूरी होता है। अगर आपको छोटा सा कट लगता है, ब्लेड से लगता है या किसी और चीज से अगर आपको कट लगता है, देन देखना एक टाइम के बाद ब्लीडिंग बंद हो जाएगी अपने आप, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप बंद हो जाती है। और वो इसलिए होती है बिकॉज यू हैव सम क्लॉटिंग मैकेनिज्म इन द ब्लड, जो दौड़ के आएगा और वो जाके उस एरिया को सील कर देगा। और आई वुड से कि आपके बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ये हेल्प करते हैं आपके इस एरिया को बंद करने के लिए जहां पे ब्लीडिंग हो रहा था। क्या इतना स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस मच अमाउंट ऑफ स्टोरी ओवर हियर? Yes, sir. राइट। अब होता क्या है कि ये जो इंजरी हुआ है उसे अगर आपको बंद करना हो, देन यू नीड क्लॉटिंग फैक्टर, यू नीड फ्यू क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो बनाता है आपका लिवर। अब अगर लिवर आपका काम नहीं कर रहा तो कहां से वो बनाएगा क्लॉटिंग फैक्टर? और अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर बना ही नहीं पा रहा, देन ऑब्वियसली बात है कि अगर आपको कट लगा, ब्लीडिंग होती रहेगी एंड दैट कैन बी बिकम फेटल। तो यही चीज आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। सिरोसिस के अंदर अगर आपको कट लगता है तो आपकी होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग, आपकी ब्लीडिंग आपकी होती रहेगी, और वो इसलिए हो रही है आपकी यहाँ पे बिकॉज आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, बिकॉज योर बॉडी डज नॉट हैव राइट अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्या ये आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, sir. दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। सो प्लीज ध्यान रखना, सिरोसिस के अंदर क्या क्या होता है। यू हैव अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे आपको हो रहा है, देखने के लिए मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंड ये क्यों हो रहा है, यू कैन सी दैट। एंड प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पे आपका लाइक ब्लीडिंग एक्सेसिवली हो सकता है, एंड यू कैन आल्सो द सिम्पटम्स ऑफ द जॉन्डिस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, राइट। डायरिया देखते हैं, सो दैट्स योर सिरोसिस ओवर हियर, वेरी सिंपल वन। एक और यहाँ पे टर्म देखते हैं, दैट्स योर डायरिया। डायरिया अगर आपको कभी होता है, सो दैट सिंपली मींस योर लूज मोशन, राइट। इसमें आपको क्या दिखेगा कि आपका खाना एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा। दो चीज याद रखना, पहली चीज आपका यहाँ पे खाना एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, दूसरी चीज जो आपका खाना है वो आपके इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी पास हो रहा है, राइट। योर फूड इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब, नीदर फूड नीदर वाटर इज गेटिंग एब्जॉर्ब, कुछ भी आपका एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, और जो आपका जो खाना है, राइट, वो आपका इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी पास होता है। जो चीज 2 घंटे में होनी चाहिए थी वो शायद 5 मिनट में हो जाए, राइट। आपके इंटेस्टाइन से नॉर्मली फूड आपका 2 घंटे लगा रहा है पास होने के लिए, जब आपको डायरिया हुआ है तो क्या होगा, इट विल मूव थ्रू इंटेस्टाइन वेरी रैपिडली along with the water, and that's when आपको काफी बार like you will have to use your loo or you have to undergo for a you will have to release your fecal waste, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है क्या, increase in the frequency, volume and fluid content of the feces। feces के अंदर आपको काफी ज्यादा वाटर मिलेगा, राइट, और आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है फीसिस पास करने का वो भी आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा। सो फीसिस पास करने का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रहा है, एंड आपका जो फ्लूइड कंटेंट है फीसिस के अंदर वो भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ बिकॉज ऑफ द इंक्रीज मोटिलिटी एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। यहाँ पे आपका मोटिलिटी मतलब आपका वहां पे जो पास हो रहा था आपका खाना इंटेस्टाइन से, वो काफी तेजी से हो रहा है काफी फटाफट। सो दैट्स योर इंक्रीज इन मोटिलिटी एंड डिक्रीज इन द
एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कोई भी चीज आपकी यहाँ पे अभी सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ठीक है, ये रीजन है आपके यहाँ पे, इसलिए आपके यहाँ पे आपका डायरिया आपको यहाँ पे हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज क्या, ये क्यों हो रहा है, मतलब इतना पता चल गया कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटेस्टाइन के अंदर खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और वो काफी फटाफट वहां से पास हो रहा है। क्वेश्चन इसकी हो क्यों सकता है। नाउ यू कैन फाइंड दिस कैन हैपन, अगर कोई इन्फेक्शन हो तो हो सकता है, या अगर आपने कुछ खा लिया हो, फूड पॉइजनिंग अगर आपके बॉडी में होता है तो ये हो सकता है, राइट। यू कैन फाइंड दिस हैपनिंग अगर आपका इंटेस्टाइन किसी रीजन से अगर आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग, ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर कि ये बन सकता है आपका मैटर ऑफ कंसर्न, दिस कैन बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न अगर आपको होता है डिहाइड्रेशन, राइट। एक बात याद रखना, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाती है फीसिस पास करने की, तो काफी लाइकली चांस है कि आपका वाटर कंटेंट भी बॉडी में कम हो जाएगा। आपका बॉडी बहुत ज्यादा अगर आपको हो रहा है डायरिया, देन यू विल लूज एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, और अगर आपका वाटर लॉस ज्यादा होता है then you can have a issue of your dehydration, और अगर डिहाइड्रेशन आपके लिए कंसर्न बन जाता है, राइट, देन कई बार आपको शायद एडमिट करना पड़ सकता है हॉस्पिटल के अंदर। इफ अ पर्सन अंडरगोस डिहाइड्रेशन, क्यों हुआ डिहाइड्रेशन, बिकॉज आपका फ्लूइड कंटेंट बहुत कम हो गया, then in that case the person usually have to then it might become fatal in the sense you have to be admitted to the hospital अगर ऐसी कंडीशन आती है तो, ठीक है। So that's going to be one thing, and it can lead to electrolyte imbalance। बिल्कुल अगर आपका कुछ एब्जॉर्ब हो नहीं रहा, सब बाहर ही निकल जाए, then you can have electrolyte imbalance। आपने शायद सुना होगा, अगर बचपन में किसी को अगर डायरिया होता है या ये कंडीशन आती है तो उनको कुछ दिया जाता है। किसी को याद है क्या दिया जाता है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर ORS। बिल्कुल सही, ORS देते हो आप बच्चों को, अगर ये कंडीशन आती है तो यू गिव देम ORS, डाल देते हो आप एक एक चम्मच ORS का उनके अंदर, एक चम्मच से ज्यादा देते हो आप, सो दैट दे कैन मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो डायरिया, आई थिंक आपको सबको समझ, डायरिया इज अ वेरी सिंपल कंडीशन, आई होप ये सबको समझ आ रहा है यहाँ पे, Yes, sir. right? So diarrhea is clear, cirrhosis is clear, right? This is something we have to know, and then we have done your kwashiorkor and marasmus, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। These are the things you have to remember, ठीक है। So now before we wrap up, I just want to tell you few things before we wrap this thing. So first of all, जितना भी अभी आपको कराया वो आपको करना है, और मैं आपके साथ एक असाइनमेंट शेयर करूंगा जो काफी लेंथी असाइनमेंट होगा, एंड उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी भी आपका चैप्टर खत्म होना बाकी है। So not every question you will be able to do, but many of the question you will be able to do from that particular assignment. So I think majority of the content हम लोग खत्म कर चुके हैं, so आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। Just wait a minute, people. All right, सिल्की, I guess आपके एंड पे आज के दिन थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था शायद,